हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि पता ही है फ्रेंड्स आपको, सीटेट का अपकमिंग एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में हो सकता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। तो अभी हम CDP वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 3 क्लासेस हम ऑलरेडी यूट्यूब पर कर चुके हैं और आज आपकी क्लास नंबर 4 होने जा रही है। तो क्लास नंबर 4 का आपका टॉपिक होने वाला है भाषा के सिद्धांत, और यहीं पे हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और एक हम पढ़ेंगे यहीं पे आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और आप इजीली इनको मेरे साथ कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैक्सिमम 6 बच्चे ऑनलाइन थे, और किसी का कोई सजेशन या फिर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो क्लास के साथ साथ या क्लास के बाद में भी आप पूछ सकते हैं। जैसे कल ही 2-3 क्वेश्चन आए थे, उसमें एक तो था कि विकास चक्रीय प्रकृति का होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि मैंने कमेंट में कल क्लियर कर दिया था, चक्रीय प्रकृति का इसलिए होता है विकास, क्योंकि विकास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यू एक समान होता है, कभी विकास ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। इसलिए विकास को बोलते हैं कि विकास चक्रीय प्रकृति का होता है, इस तरह से विकास होता है। ठीक है, चक्रीय प्रकृति में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ठीक, और दूसरा एक क्वेश्चन था कि वीर पूजा की भावना क्या होती है। तो फ्रेंड्स बता देता हूँ, वीर पूजा की भावना का मतलब है, वैसे मैंने कमेंट में कल भी बताया था, कि जब हम किसी को आदर्श मानकर व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो इसे वीर पूजा की भावना बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा कल ही। और आज की क्लास से रिलेटेड भी कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में साथ के साथ पूछ सकते हैं अभी, और बाद में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लास 4 है आपकी, और हम स्टार्ट करेंगे भाषा की अवस्थाओं से। फ्रेंड्स, भाषा की 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, S का मतलब होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना, R का मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग यानी कि लिखना। अब ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो भाषा का विकास बच्चे में इसी क्रम में होता है। जब बच्चा होता है छोटा, तो पहले वो केवल सुनता है, ठीक है, पहले सुनता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, कुछ भी बोलता है, उसके बाद वो बोलता है। 3rd नंबर पे क्या करता है बच्चा, 3rd नंबर पे पढ़ना सीखता है। ठीक है, 3rd नंबर पे पढ़ना सीखता है, और 4th नंबर पे लास्ट में सीखता है लिखना। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे मोंटेसरी, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था क्रम, इन्होंने बताया था LS तो सेम था, और उसके बाद इन्होंने बताया था WR। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब इनका मानना था कि बच्चा सुनता है, बोलता है, उसके बाद लिखता है, और फिर बाद में पढ़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है। दोनों ही बात ठीक हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चा छोटा होता है, उसे तो ये तो पता नहीं है कि लिखना कैसे है। तो यदि उससे लिखने के लिए बोलेंगे, यदि वो लिखता है तो कुछ भी लिख देता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा यदि उसके हाथ में पेन पेंसिल देते हैं, कॉपी देते हैं, तो कुछ भी ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है ना, तो कुछ भी लिख देता है। उसके बाद में वो पढ़ना सीखता है, या फिर पढ़ना सीखता है पहले, उसके बाद लिखता है। तो दोनों ही बात हो सकती हैं। तो मोंटेसरी के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो LSWR क्रम होगा भाषा विकास का, और नॉर्मली पूछता है तो LSRW। ठीक है, सुनना बोलना, उसके बाद पढ़ना लिखना। राइट, चलिए आगे चलते हैं। किस तरह से होता है इसका विकास। तो सबसे पहले जब भाषा सीखता है बच्चा, सबसे पहले क्या करता है, छोटा बच्चा होता है, रोता है, सबसे पहले रोता है ना। तो ये लिखा है रोना,
भाषा की पहली अवस्था है। बिल्कुल सही बात है, रोना भाषा की पहली अवस्था। सेकंड नंबर पे क्या आता है? घुटकना, कूइंग, इंग्लिश में बोलते हैं कूइंग, यानी कि 3 माह का बच्चा घुटकना शुरू करता है। इसमें बच्चा स्वर वर्ण का उच्चारण करता है, ए, ठीक है, ऊ, इस तरह से कुछ बोलता है बच्चा, तो इसे बोलते हैं कूइंग, घुटकना। केवल स्वर वर्ण का इसमें उच्चारण करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चा क्या करता है? बल बनाना शुरू करता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बबलिंग। इसमें क्या करता है बच्चा बबलिंग में? 6 माह का बच्चा बल बनाना शुरू करता है। बच्चा स्वर के साथ व्यंजन मिलाना शुरू करता है, ठीक है, स्वर के साथ एक व्यंजन भी बच्चा मिला देगा। नोट, 9 माह का बच्चा शब्द को बार बार दोहराता है, एक ही शब्द को बार बार बोल देगा जब 9 माह का बच्चा हो जाता है, ठीक है। जैसे कै, ई को ला लिया, यह प्रक्रिया शब्द अनुकरण कहलाती है। आपने पढ़ा होगा पहले भी, छोटा बच्चा क्या करता है? शब्द अनुकरण की उसकी प्रक्रिया होती है, तो वो एक वर्ड को बार बार बोल देता है, तो इसके इंग्लिश में बोलते हैं इकोलाली, यानी कि शब्द अनुकरण करना, ठीक है। नंबर 4 पे आपका आता है एक संपूर्ण शब्द। बच्चा एक संपूर्ण शब्द कब बोल सकता है? जब 12 से 18 माह का हो जाता है, यानी कि 1 से 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो एक शब्द बोलना शुरू कर देता है पूरा। लेकिन क्या शब्द बच्चा बोलता है? सबसे पहले बच्चा संज्ञा शब्द बोलता है, ठीक है। संज्ञा क्या होते हैं? पापा, मम्मी, बच्चा, घोड़ा, ये सब संज्ञा शब्द हैं। जैसे लिखा है, जैसे घर, पापा, दूध आदि एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी का कोई सजेशन है तो आप साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में आपका जवाब दे दूँगा, वरना बाद में आपको मैसेज करके भी आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18 से 24 माह का बच्चा, यानी कि 1.5 से 2 साल का बच्चा दूसरा शब्द बोलता है। दूसरा शब्द होती है क्रिया। क्या होता है दूसरा शब्द? क्रिया होती है। इस प्रकार बोलने को तार वाली भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसका कोई विशेष मतलब नहीं है कि जब बच्चा क्रिया भी बोलता है तो इस बोलने वाली भाषा को तार वाली भाषा कहा जाता है बस, ठीक है। किसे? कि जब बच्चा क्रिया भी बोलता है, बच्चा संज्ञा के साथ साथ जब क्रिया भी बोलने लगता है तो इसे इस तरह से बोलने वाली इस भाषा को तार वाली भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद बच्चा तीसरा शब्द बोलता है, और तीसरा शब्द क्या होता है? विशेषण। तीसरा शब्द विशेषण होता है, जैसे कम दूध दो, ठीक है। विशेषण क्या हो गया? कम। व्याकरण का प्रयोग बच्चा 30 माह यानी कि 2.5 साल में स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है लगभग, तो व्याकरण का भी इस्तेमाल करने लगता है। मम्मी आ गई, एग्जाम्पल लिखा है, मम्मी आ गई, पापा चले गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी। 4 से 5 साल के बच्चे की अवस्था में उच्चारण विकास पूर्ण हो जाता है। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो उसका उच्चारण विकास पूरा हो जाता है, ठीक है। वो प्रॉपर उच्चारण करने लगता है। उच्चारण विकास के लिए माता पिता परिवार जिम्मेवार होते हैं। सही बात है। उच्चारण कहाँ से सीखता है बच्चा? 4-5 साल का बच्चा थोड़ा ना कहीं जाता है घूमने के लिए, अपने घर में रहता है। तो माता पिता परिवार यही उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। जैसा वो उसको सिखाते हैं उच्चारण, वही वो बोलता है। आप गलत बच्चे को सिखाओगे, गलत उसके सामने बात करोगे, वही सीख जाएगा। बताया था ना कल, जो शैशवावस्था होती है, ये शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, सेंसिटिव स्टेज होती है। पूर्व बाल्यकाल जो होता है, ठीक है, लास्ट शैशवाकाल या पूर्व बाल्यकाल क्या होता है? सेंसिटिव स्टेज होती है। जो हम बच्चे के सामने बोलते हैं वही सीख जाता है। चलिए, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मेच्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। मेच्योरिटी होगी तो भाषा जल्दी और अच्छे से सीख जाएगा बच्चा। वाक्य विकार, स्पीच डिसऑर्डर, यदि बच्चे को कोई परेशानी है, ठीक है, कोई विकार है, डिसऑर्डर कोई है, तो वो भी उसके भाषा के जो विकास है उसमें प्रभाव डालता है। परिवार का आकार, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों लिखा है? परिवार में ज़्यादा मेंबर हैं तो उसके भाषा सीखने पर फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा लोगों के पास बैठेगा, ज़्यादा लोगों से मिलेगा तो ज़्यादा चीज़ें वो सीखेगा। मातृभाषा मदर टंग का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पोषण, बच्चे को खाने के लिए जब कुछ नहीं मिलेगा तो सीखेगा कैसे? उसका माइंड कैसे काम करेगा? उसकी कैचिंग पावर कैसे काम करेगी? मीडिया, मीडिया का मतलब है सोर्स, उसे क्या सोर्स मिल रहा है भाषा को सीखने के लिए, तो ये भी इसका प्रभावित करता है।
और लास्ट में लिखा है सहकर्मी समूह यानी कि पीयर ग्रुप्स, साथ में जो उसके हैं ग्रुप्स हैं कोई भी हो सकते हैं, वो भी उसको इफ़ेक्ट करते हैं भाषा के सीखने में। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। एक और बचा फ्रेंड्स, स्कूल का वातावरण। बच्चा जब स्कूल में आता है तो स्कूल का वातावरण भी भाषा सीखने के लिए इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छे से भाषा और अच्छी लैंग्वेज वो सीख जाएगा। सीखेगा नहीं सीखेगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स भाषा विकास के सिद्धांत। एक तो ये है कि कौन सा सिद्धांत कहाँ पे आपको याद करना है, किस तरह से याद करना है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जो CDP एक बार पढ़ेगा ना, एक या दो बार, उसके माइंड में कन्फ्यूजन चलता रहेगा, इसलिए पहले ही कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा है भाषा विकास के सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, 4 सिद्धांत किस किस ने दिए हैं फ्रेंड्स? पहला सिद्धांत आपका दिया है जीन पियाजे ने, दूसरा सिद्धांत आपका दिया है BF स्किनर ने, तीसरा दिया है आपका नोम चोम्स्की ने, और चौथा सिद्धांत आपका दिया है किसने? लिव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। तो चारों हम पढ़ेंगे। किसके सिद्धांत रहेंगे? चारों भाषा विकास के, बाकी हम आगे देख लेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा हम स्क्रीन को ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपसे बताया था, पहला सिद्धांत किसका? जीन पियाजे का। इन्होंने क्या बताया था भाषा विकास के सिद्धांत में? कि बच्चा भाषा अहम केंद्र से सीखता है। फ्रेंड्स, इन चारों में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है भाषा विकास का। तो जो मैं बात बताऊंगा वो आप पकड़ लेंगे, गांठ मार लेंगे। वही वर्ड यदि आपको किसी सेंटेंस में मिलता है, तुरंत से आप टिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है अहम केंद्र। यदि पूछ रहा है कि ये भाषा का सिद्धांत किसने दिया, यदि उसमें अहम केंद्र वर्ड दिया गया है तो तुरंत आप क्या करेंगे? तुरंत आप जीन पियाजे टिक कर देंगे। अहम केंद्र शब्द दिया है, जीन पियाजे टिक कर देंगे। ठीक है, अगला चलते हैं। सेकंड आपका दिया है फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वातावरणीय सिद्धांत। ठीक है, एनवायरमेंटल थ्योरी। सॉरी। BF स्किनर के अनुसार बालक के भाषा विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात अवलोकन के द्वारा सीखता है, घर पर, परिवार से, स्कूल में अध्यापक से। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब भाषा सीखता है, जो घर पे देखता है सुनता है वो घर से सीखता है, जो स्कूल पे देखता है सुनता है स्कूल से सीखता है, और जो आसपास के वातावरण, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों से देखकर जो सीखता है सुनता है, वही बच्चा सीख जाता है। तो इनका कहने का मतलब है कि वातावरण से सीखता है, स्कूल से सीखता है, घर परिवार से सीखता है। कैसे सीखता है? अवलोकन के द्वारा, यानी कि देखने के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अब आपका पूछता है कि ये वाला भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। जहाँ भी अवलोकन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, अवलोकन वर्ड आ जाएगा या फिर वातावरण की बात करेगा, तो आप क्या लगा देंगे? आप तुरंत से लगा देंगे BF स्किनर ने ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं 3rd नंबर पे, जन्मजात सिद्धांत यानी कि इनबोर्न थ्योरी। ये क्या होती है? ये किसने दिया है फ्रेंड्स? ये दिया है नोम चोम्स्की ने। इनके अनुसार बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। चोम्स्की ने जिसे भाषा ग्रहण साधन कहा है, बाद में चोम्स्की ने LAD को सार्वभौमिक यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा व्याकरण कहा है। ये क्या बताते हैं कि बच्चे के अंदर जन्म से ही क्षमता होती है भाषा सीखने की। ठीक है, जिसको क्या कहा है चोम्स्की ने? भाषा ग्रहण साधन कहा है, जो इनके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी। बाद में चोम्स्की ने LAD कहा है इसको। LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, कि ये होता है बच्चे के अंदर पहले से ही। तो जहाँ भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD की बात करेगा या भाषा ग्रहण साधन की बात करेगा, तो वो वाला भाषा का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है आपका, आप तुरंत क्लिक कर देंगे, नोम चोम्स्की। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट और नंबर 4 पे। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन भी रखा है मैंने आपके लिए, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया? फ्रेंड्स, भाषा रूपांतरण इसी से रिलेटेड है, जो LAD है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि नोम चोम्स्की आप लगा देंगे। भाषा विकास से रिलेटेड है, भाषा विकास से संबंधित तो ये चारों ही हैं, लेकिन भाषा विकास से संबंधित की बात करेगा तो नोम चोम्स्की आप लगा देंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड है।
अब आ जाता है फ्रेंड लास्ट वाला नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था ली वाइगोत्स्की, जो कि एक रशियन थे, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स? अब आप देखेंगे तो आपको नंबर 1 यानी कि जीन पियाजे का सिद्धांत और ये बिल्कुल सेम लगेगा देखने में, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सेम क्यों नहीं है। इन्होंने क्या कहा? भाषा, बच्चा भाषा अंतःक्रिया से सीखता है, ठीक है। जब कोई एक्टिविटी करता है वो, बच्चे अपने से बेहतर बच्चों की संगति में अच्छा सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि हमसे कोई बेहतर हमारे साथ है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप मान रहे हैं कि मैं आपसे बेहतर हूँ, तो आप अच्छा सीख लेंगे। लेकिन आप ऐसे इंसान के साथ सीख रहे हैं कि जो आपसे भी कम जानता है, तो आप अच्छा थोड़ा ना सीखेंगे, वो तो आपको भी कन्फ्यूज़ कर देगा। और ली वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए, ठीक है। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खुद से सीखने देना चाहिए, जब बच्चा बिल्कुल ना कर पाए तब उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे के लिए अंतःक्रिया, सॉरी बड़ी खांसी आ रही है फ्रेंड्स, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। फ्रेंड्स थोड़ा हम पीछे आपको एक बार याद दिलाएंगे। अब जब भी अहम केंद्र की बात करेगा, अहम केंद्र वर्ड आएगा, आप जीन पियाजे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब भी आपके पास अवलोकन की बात करेगा, अवलोकन, ठीक है, अवलोकन या वातावरण की बात करेगा, आप BF स्किनर को टिक कर देंगे, ठीक है। 2 बात। तीसरी बात, जब भी आपके पास LAD, ठीक है, LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर भाषा ग्रहण साधन की बात करेगा, आप नोम चोम्स्की को टिक कर देंगे। क्लियर है? अब बात आ जाती है ली वाइगोत्स्की की। जब अंतःक्रिया की बात करेगा, यानी कि इंटरेक्शन की बात करेगा, तब आप अंतःक्रिया की बात करेगा, तब आप किसको टिक कर देंगे? ली वाइगोत्स्की को, ठीक है। जीन पियाजे, अहम केंद्रिता पे टिक करना है। अहम केंद्रिता, जीन पियाजे टिक करना है, ठीक है। अहम केंद्रिता शब्द आएगा, जीन पियाजे को टिक करना है। सेकंड, वातावरण या फिर अवलोकन की बात करता है, BF स्किनर को टिक करना है। थर्ड आपका आ जाता है नोम चोम्स्की, यानी कि LAD या भाषा एक्विजिशन डिवाइस या फिर किसकी बात करता है? भाषा ग्रहण साधन की बात करता है, तो आप नोम चोम्स्की को टिक कर देंगे। नंबर 4 पे अंतःक्रिया की बात करता है, तो आप किसको टिक कर देंगे? ली वाइगोत्स्की को। क्लियर है? आई थिंक आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो आपने नंबर 4 ये पढ़ा है, कौन सा वाला? नंबर 4 आपने पढ़ा है अंतःक्रिया वाला, ली वाइगोत्स्की का। तो इसके कुछ संप्रत्यय हैं, इसके 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, जो कि एक एक करके हम पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड को। इसके बारे में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, उनको भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हैं। क्या है वो? पहला है आत्मसातकरण, ठीक है। क्या है? आत्मसातकरण। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? आत्मसातकरण का मतलब है कि बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। जब बच्चा खुद से कुछ सीखता है, जब बच्चा खुद से सीखता है तो उस ज्ञान को आत्मसातकरण कहते हैं, ठीक है। आत्मसातकरण। नंबर 2 पे आ जाए सहारा देना, यानी स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स हर पेपर में इससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। कैसे हेल्प करते हैं? बच्चों विकास में बड़ों के द्वारा किया गया सहयोग। आप लिखेंगे बच्चों के, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। यह संकेत प्रशंसा सहायता के रूप में हो सकता है। सही बात है। जब बच्चा कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता है और बड़े उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। हेल्प किस तरह से?
वो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा तो उसको संकेत दे देंगे कि इस तरह से करो, ठीक है, कोई इशारा कर देंगे, या फिर उसकी प्रशंसा कर देंगे, बोल देंगे शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, तो बच्चा उसको जल्दी कर लेगा और आराम से कर लेगा। या फिर और कोई उसकी हेल्प कर देंगे, सहायता कर देंगे, तो इसे बोलते हैं सहारा देना, या फिर इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है नंबर 3, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD। ZPD को इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है? बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। बड़े जब हेल्प करते हैं तो उससे जो क्षेत्र विकसित होता है आसपास का, उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि शॉर्ट में ZPD बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा स्लाइड को ऊपर करेंगे। क्वेश्चन भी ऐड किया है मैंने, किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किए हैं आपके लिए बीच बीच में, ताकि आपको तुरंत से आंसर पकड़ने में आसानी रहे। अभी सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत हमने दिया था। सांस्कृतिक क्या होता है? सांस्कृतिक का मतलब होता है जैसे परंपराएं, अलग अलग समुदाय की, ठीक है, अलग अलग समुदाय की क्रिएटिव परंपराएं। ये क्या लिखा है? सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद का मतलब भी सामाजिक उसी से है, सांस्कृतिक से। दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया? तो रचनावाद की बात कौन करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक की बात कौन करते हैं? लीवाइगोत्स्की। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद का भी अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक से ही, सिद्धांत से ही है, ठीक है। अब एक बहुत ही मुख्य बात है जो कि यहाँ लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन CTET जुलाई 7 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। यहाँ से ये लिखा है, भाषा और विचार के में संबंध क्या है? फ्रेंड्स, भाषा और विचार के बारे में अभी हमने क्या किया था? 4 सिद्धांत पढ़े हैं कि नहीं? जीन पियाजे, उसके बाद हमने पढ़ा है BF स्किनर, फिर हमने पढ़ा है आपका नोम चोम्स्की, और फिर लीवाइगोत्स्की। तो ये कंपेयर यहाँ की जा रही है 2 लोगों से। सबसे नंबर 1 पे जीन पियाजे और लास्ट वाले थे लीवाइगोत्स्की। जीन पियाजे ने क्या कहा है? बच्चे की भाषा और विचार जन्म से एक ही होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। हम कुछ बोल रहे हैं, कोई भाषा हम बोल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रही है भाषा? वो किसका अनुसरण कर रही है? हमारे विचारों का। हमारे अंदर जो विचार चल रहे होंगे वही तो हम बाहर बोलते हैं, सही बात है ना? इनका ये मानना था। और जो लीवाइगोत्स्की थे, इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। स्टार्टिंग के 2 वर्ष, बच्चा पैदा होता है उसके स्टार्टिंग के 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। भाषा कुछ और है, विचार कुछ और है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। फ्रेंड्स, मनोविज्ञानी की बात है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, जैसा हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है ये भी ठीक है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसके मन में क्या विचार चल रहा है पता नहीं, ठीक है, और क्या वो बोल रहा है ये ज़रूरी थोड़ी ना कि जो सोच रहा है वही वो बोल रहा है। होता है ना, बच्चा तो जब 2 वर्ष का जब बच्चा होता है, 2 वर्ष से कम का जो बच्चा होता है, वो तो कोई बहुत ही अजीब भाषा बोलता है, ए ओ, या फिर रोएगा, इस तरह की भाषा बोलता है। ये भी तो भाषा ही है। तो इनका भी एक तरह से विचार सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था कि इन दोनों ने जो क्या माना है कि भाषा और जो विचार है ये इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन था पॉइंट, कि एक ही जो है इसको माना है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने इन्होंने शुरुआत में अलग अलग इसको बताया था। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के थॉट, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन जो गैप हो गया इसमें, सेकंड पेज पे पहुंच गया है। वाइगोत्स्की और जो पियाजे थे, इनके विचार में एक प्रमुख विभिन्नता थी। क्या डिफरेंस था? डिफरेंस अभी तो बताया, अभी तो हमने बात की, यही था कि जीन पियाजे क्या बोलते थे कि विचार और भाषा एक ही होते हैं बच्चे के, ठीक है। इन्होंने क्या कहा लीवाइगोत्स्की ने कि 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, उसके बाद एक जैसे होते हैं। तो भाषा व चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, चिंतन लिखा है फ्रेंड्स यहाँ, तो भाषा या विचार की बात करेगा तो भी वही बात है, ठीक है। चिंतन मतलब विचार से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ चिंतन लिखा हुआ है, ठीक है। उनके दृष्टिकोण में क्या विभिन्नता थी? अलग अलग थी। भाषा और विचार के बारे में इनकी सोच अलग अलग थी। जीन पियाजे ने कहा था एक ही होते हैं जन्म से, लेकिन
लीवाइस गोत्स्की ने कहा था कि जन्म से शुरू के 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, बाद में ये एक ही हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपकी बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स जीन पियाजे का सिद्धांत। अब आप सोचेंगे कि जीन पियाजे का सिद्धांत तो हमने अभी पढ़ा है। फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी हमने 4 सिद्धांत पढ़े हैं, वो भाषा विकास के सिद्धांत थे। पहला जीन पियाजे, फिर BF स्किनर, फिर नोम चोम्स्की, उसके बाद लिव-वाई गोत्स्की। अब हम पढ़ रहे हैं अलग सिद्धांत है ये, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास से क्या मतलब है फ्रेंड्स? जो हमारे दिमाग से रिलेटेड बात होती है, ठीक है, उसके बारे में, उसके विकास के बारे में सिद्धांत है। क्या कहा था इन्होंने? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। संसार के बारे में जो बच्चे सोचते हैं, एक्टिव रूप से सोचते हैं, रचना करते हैं। ठीक है, समझ की अपनी जो थिंकिंग बनाते हैं वो एक्टिव रूप से बनाते हैं, ये इन्होंने कहा था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं। किसने कही थी ये बात? ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो आंसर जीन पियाजे। बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया था ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसके इन्होंने कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं। इन्होंने इसके 5 मुख्य बिंदु दिए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे एक एक करके। पहला दिया इन्होंने मानसिक संरचना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में ही पॉइंट है कि जन्म के बाद जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। पहला पॉइंट तो हो गया ये, मानसिक संरचना। क्या होता है मानसिक संरचना? कि जन्म के बाद बच्चा जो कुछ भी देखता है, सुनता है, समझता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। मानसिक संरचना कहाँ से बनेगी? जब बच्चा कुछ देखेगा, ठीक है, सुनेगा, समझेगा। अब सेकंड आ जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचना अपने, यानी जो मानसिक संरचना उसकी बनी है, उसके व्यवहार पर, उसके आधार पर जो व्यवहार करता है उसे स्कीमा बोलते हैं। उसके आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। किसके आधार पर? मानसिक संरचना के आधार पर। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स। अनुकूलन आ जाता है 3rd नंबर पे, या फिर इसी को बोलते हैं आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। इसका क्या मतलब होता है? जब व्यक्ति ने ज्ञान को अपनी मानसिक संरचना के आधार पर ग्रहण किया, उसमें कोई सुधार नहीं करता है, उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी अक्सर पूछा जाता है, मैं एक बार समझाता हूँ आपको अपने वर्ड्स में। अनुकूलन करना या आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, आप इंग्लिश में देख लेंगे क्या मतलब होता है। जैसे व्यक्ति ने, बच्चे ने कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, उसको ऐसा का ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, तो इसे क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। ठीक है, मानसिक संरचना के आधार पर ग्रहण करता है, उसमें कोई सुधार नहीं करता, इसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट क्या है इसका? 4 पे लिखा है समाविष्टीकरण या समायोजन, एकोमोडेशन। इसमें क्या करता है? इसमें परिवर्तन कर देता है व्यक्ति। देखिए कैसे, जब व्यक्ति अपने ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है या सुधार करता है, उसे समायोजन कहते हैं। समझ में आ गया? ऊपर वाले में क्या करता है? मानसिक संरचना के आधार पर ऐसा का ऐसा ही ग्रहण कर लेता है, उसमें कोई सुधार या चेंजेस नहीं करता। लेकिन समाविष्टीकरण या समायोजन, इंग्लिश में आप देख लेंगे, एकोमोडेशन याद रखेंगे। इसमें क्या करता है? जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मानसिक संरचना में कोई चेंजेस कर लेता है या कुछ परिवर्तन कर दे, सुधार कर लेता है, उसे समायोजन कहते हैं, यानी कि एकोमोडेशन। फ्रेंड्स हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश के वर्ड भी याद करेंगे। हिंदी के वर्ड कई बार ऐसे देता है, ऐसा वर्ड देगा, कोई नया छांट के दे देगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन आपका इंग्लिश का वर्ड आपको वही देगा जो होता है। इंग्लिश के वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन में पेपर होता है, तो आप इजीली फिर उसको कर पाते हैं। 1 पॉइंट और बचता है लास्ट का, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि हिंदी में साम्य धारण।
साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, देखो जब बच्चे का मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, ठीक है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन का काम करता है, ठीक है, अनुकूलन मतलब थर्ड वाला व्यवहार करता है, या समायोजन का काम करता है, या फिर फोर्थ वाला व्यवहार करता है। तो जो ये व्यवहार करने के लिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है इसको साम्य धारण बोलते हैं। काम करने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, साम्य धारण क्या है कि जब बच्चे का मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करता है, या तो करता है अनुकूलन, यानी कि नंबर 3 पे जो हमने पॉइंट पढ़ा, या करता है नंबर 5 वाला पॉइंट क्या, समायोजन करता है। तो इन दोनों में से कोई एक करेगा, और इन दोनों में से किसी एक को करने के लिए जो निर्णय वो लेता है उस प्रक्रिया को साम्य धारण बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया सिद्धांत, जीन पियाजे ने। ठीक है, उसके 5 कॉन्सेप्ट हमने कुछ पढ़े उसके बारे में। कौन कौन से, साम्य धारण पढ़ा 5 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या पढ़ा हमने, समायोजन, 3 नंबर पे क्या पढ़ा हमने, अनुकूलन, 2 नंबर पे हमने पढ़ा स्कीमा, ठीक है, और 1 नंबर पे क्या पढ़ा, मानसिक संरचना पढ़ा। यही पढ़ा ना। अब इसी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, यहीं पे यही टॉपिक चल रहा है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 4 होती हैं, चारों पढ़ेंगे हम। पहली होती है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसी को बोलते हैं संवेदी प्रेरक चरण। ये कौन सा चरण होता है, जब बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। जब बच्चा छोटा होगा, 0 से लेकर 2 वर्ष तक का होगा, तो उसके विकास, उसका जो विकास होगा किस तरह से होगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मतलब उसकी जो दिमाग से संबंधित चीज़ें, उनका विकास कैसे होगा। ज्ञान का आधार उसकी संवेदनाएं होती हैं। बच्चा को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, उसकी सेंसिटिविटी से, उसकी संवेदनाओं से। ठीक है, जैसे बच्चे ने कोई चीज़ सुन ली, ठीक है, बच्चे ने कोई चीज़ क्या करा, छू दी कोई चीज़, ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है। किसी चीज़ को छू के, किसी चीज़ को सुन के, किसी चीज़ को देख के अनुकरण की प्रवृत्ति होती है कि नहीं। बच्चा जब 0 से 2 वर्ष का होगा, इस तरह से, या फिर किसी की कोई बात सुन लेगा तो कोशिश करेगा उसी तरह से रिपीट करने की। शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान, छोटा बच्चा होता है तो इधर उधर लुढ़कता है ना, तो उसका शरीर जो गति करता है उससे उसको कुछ ज्ञान होता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे को क्या नहीं होता, वस्तु स्थायी का ज्ञान उसे नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये थी फ्रेंड्स पहली स्टेज संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। 4 अवस्थाएं। दूसरी आ जाती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब सीधी सी बात है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा है तो इसके बाद वाली भी होगी। तो ये होती है फ्रेंड्स 2 से लेके 7 वर्ष तक की। 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट 2 से लेके 4 वर्ष, दूसरा पार्ट 4 से लेके 7 वर्ष। पहले का नाम है पूर्व प्रत्यामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बालक अधिक प्रश्न पूछता है। 2 से 4 साल का बच्चा क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगेगा, ये क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है, ये कैसे हुआ, इस तरह से। और जीवनवाद की भावना होती है, यानी कि एनिमिज्म। जैसे कि कल की क्लास में भी शायद हमने पढ़ा था कि कोई खिलौना होगा उसके पास, वो उसको सोचता है कि जीवन है उसके अंदर। यदि वो गिरता है तो समझता है बच्चा कि इसको चोट लगेगी, लेकिन ऐसा होता थोड़ा ना है। बच्चा सोचता है कि वो उसके अंदर जीवन है। इसी की सेकंड स्टेज का नाम है अंतःदर्शी या अंतःप्रथ अवस्था, 4 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, इनको ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स पॉइंट को। केंद्रीयन, विकेंद्रीकरण, पलटन यानी कि रिवर्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये होती क्या है, एक एक करके एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए सेट किए हुए हैं। केंद्रीयन का एग्जाम्पल पेपर में पूछा गया था। अब सबसे पहले केंद्रीयन को देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीयन का क्या मतलब है, ये सेकंड वाली स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सेकंड है, अंतःदर्शी या अंतःप्रथ अवस्था, 4 से 7 वर्ष वाली। केंद्रीयन का क्या मतलब होता है, किसी वस्तु या घटना के सिर्फ एक ही पक्ष तक सीमित रहना। कोई वस्तु है या फिर कोई घटना है, तो उसके आपको दोनों पक्ष की जानकारी नहीं है।
कंप्लेन है कोई, उसके आपको दोनों पक्ष की जानकारी नहीं है, आपने केवल एक पक्ष की जानकारी आपको पता चली है और आप कुछ डिसीजन देने लगे, तो सही थोड़ा ना होता है, दोनों पक्ष की जानकारी होनी चाहिए। तो केंद्रीयन का मतलब है आपको किसी वस्तु या घटना के सिर्फ एक पक्ष तक ही आप सीमित हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट था विकेंद्रीकरण। ये क्या होता है? विकेंद्रीकरण इसका उल्टा है, किसी वस्तु या घटना के अनेक पक्ष पर सीमित रहना। एक पक्ष पर नहीं, यहाँ अनेक पक्ष पर सीमित रहते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है पलटन, यानी कि रिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है? इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जैसे घड़ी ख़राब कर दी, आपको कोई घड़ी मिल गई, आपने उसको पुर्जे उर्जे उसके निकाल दिए, बच्चे ने निकाल दिए, लेकिन उसको रिवर्सिबिलिटी वो नहीं कर सकता, उसको जोड़ नहीं सकता दोबारा। निकाल तो उसने दिए लेकिन उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकता। या फिर छोटे बड़े गिलास का ज्ञान नहीं होना, ठीक है। एक गिलास तो चौड़ा है और एक गिलास हाइट में लंबा है। बच्चे से पूछेंगे कौन सा बड़ा है, तो लंबे वाले को बड़ा बता देगा, भले ही चौड़े वाले गिलास में पानी ज़्यादा हो या उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो पलटन का बच्चे को ज्ञान नहीं होता। और जो फ्रेंड्स जीन प्याजे थे जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उन्होंने क्या बताया इस वाली अवस्था को, सेकंड वाली को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने क्या बताया है? जीन प्याजे के अनुसार प्रयास एवं भूल की अवस्था कहते हैं इसको। बच्चा प्रयास करता है, भूल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जीन प्याजे ने किस अवस्था को प्रयास एवं भूल की अवस्था कहा है, तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन प्याजे ने प्रयास एवं भूल की अवस्था कहा है, ठीक है। अब आ जाती है फ्रेंड्स नंबर 3 पे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हो जाती है 7 से लेके 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। मूर्त तार्किक चिंतन का मतलब है कि लॉजिकली सोचने लगता है, लेकिन ऐसी चीज़ों को सोचता है केवल जो उसके सामने होती हैं, जो जिनको वो देख सकता है, छू सकता है, ठीक है। संरक्षण या संधारण का अभाव, ठीक है, संरक्षण या संधारण का अभाव होता है। और कक्षा समावेशन भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा गया है कक्षा समावेशन का ऑप्शन देके, ये किस अवस्था में आता है, तो कक्षा समावेशन की बात करता है तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाली में ये आ जाता है, ठीक है। क्या, एक तो कक्षा समावेशन और एक संरक्षण या संधारण का अभाव, ठीक है। चलिए अब आ जाती है नंबर 4th स्टेज। 4th आई थी ना मैंने, 4 स्टेज होती हैं। नंबर 4 हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। अभी 7 से 11 पढ़ा था हमने मूर्त में, ये हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लास्ट वाली। वास्तविक के साथ साथ संभावना में भी उत्तर देने लगता है, मतलब जो चीज़ बच्चे के सामने भी नहीं है तो उसके बारे में भी सोच लेता है, वो मन में कुछ बना लेता है कॉन्सेप्ट, और उसका संभावना में जवाब देने लगता है। इसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की स्टेज में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका लास्ट टॉपिक बच जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये दिया था फ्रेंड्स लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कुछ छोटा है क्या? हाँ, आ जाता है आपका नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था, ये दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और ये लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के थे? ये अमेरिकन थे एक, ठीक है। सही एवं गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखना तथा जब दूसरे कठिनाई में हो तो उनकी मदद करना, ये सभी नैतिक विकास के घटक हैं। फ्रेंड्स, नैतिकता यानी कि मॉरलिटी का मतलब क्या होता है? मॉरलिटी का मतलब ये होता है कि आपको पहचान हो गई है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है। सही गलत की आपको पहचान है, अच्छे बुरे की पहचान है। यदि सामने वाला दुखी है तो उसके स्थान पर आप खुद को रख सकते हैं, सामने वाले की भावनाओं को आप समझ सकते हैं। तो जब इन चीज़ों का विकास आपके अंदर हो जाता है तो इसी से संबंधित ये सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि आपके अंदर नैतिक विकास हो चुका है, कंप्लीट हो गया। यही इसमें लिखा है कि सही गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति
कि कोई अपराध है, कोई गलत चीज़ है, तो आपको उसका ज्ञान है कि ये गलत चीज़ है। स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखना, स्वयं का दूसरा आदमी परेशान है तो आप इस व्यक्ति की जगह पे खुद को देखकर समझ सकते हैं उसका दुख। ठीक है, दूसरे कठिनाई में हो तो उनकी मदद करना। ठीक है, यही तो नैतिकता है। कोई सामने वाला परेशानी में और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। हालांकि अब टाइम नहीं है, वो आप जिसकी मदद करेंगे वही आपको बाद में नुकसान पहुंचाएगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल का टाइम तो यही है। लेकिन सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये अच्छी बात है। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। इनके अनुसार बच्चों का नैतिक विकास 3 स्तरों एवं 6 अवस्थाओं में पूरा होता है। फ्रेंड्स, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने प्रयोग किया था 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे। एक नैतिक दुविधा उनके सामने प्रस्तुत कर दी थी। एक कहानी है, बाद में आएगा टॉपिक तो आपको सुनाई जाएगी। अभी इतना ही देखते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था वो 3 स्टेजेस में दिया था और 6 अवस्थाओं में। यानी कि एक स्टेज में 2 अवस्था, दूसरी स्टेज में 2 अवस्था, तीसरी स्टेज में 2 अवस्था। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा स्लाइड को मूव करते हैं ऊपर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया गया कि नैतिक निर्णय मोरल जजमेंट की अवधारणा किसने दी है। ये क्वेश्चन रखने का रीज़न ये है कि कभी ऐसा ना हो कि नैतिक वर्ड देख लिया आपने, तुरंत से आंसर लगा दिया लॉरेंस कोहलबर्ग, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, लेकिन नैतिक निर्णय की जो अवधारणा है, ये निर्णय लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान रखेंगे। नैतिक निर्णय यानी कि इंग्लिश में मोरल जजमेंट की जो अवधारणा है किसने दी थी, ये जीन पियाजे ने। इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बुक द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये इन्होंने ही लिखी थी, जीन पियाजे ने। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है नैतिक विकास का, इसकी 3 स्टेजेस हैं, 3 चरण हैं और 6 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं हैं। तो पहला वाला जो चरण है उसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, 0 से लेकर 9 वर्ष के बच्चे के लिए होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को नैतिक नियमों का ज्ञान नहीं होता। जब 0 से लेकर 9 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसे नैतिक नियमों के बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा कंट्रोल होती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। बाह्य कारकों द्वारा कंट्रोल होती है, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वो किसी गार्डन में फूल को तोड़ रहा है। ठीक है, वो तोड़ता रहेगा, तो उसके अंदर नैतिकता नहीं है कि फूल तोड़ के नीचे गिरा रहा है। वो बच्चा फूल तोड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि फूल तोड़ने से कितना जो है नुकसान है। कुछ बाहर से कोई आता है, ठीक है, वो उसको समझाता है कि फूल तोड़ना क्या है, अच्छी बात नहीं है। फूल तोड़ के ज़मीन पे गिराना या फिर पत्तियां तोड़ के पौधे की ज़मीन पे गिराना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या करता है वो, ठीक है, वो समझ जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो यानी कि नैतिकता क्या हो रही है, उसके खुद के अंदर नैतिकता नहीं है, बाह्य कारकों द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था में, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये अवस्था है पहली। इसके दो क्या हैं, 3 स्टेज हैं, इनकी अवस्थाएं हैं 6। तो एक अवस्था है इसकी पहली, दंड आज्ञापालन अभिमुखता। दंड से बचने एवं आज्ञा पालन करना ही नैतिकता है। देखिए इसमें जो लाइन लिखी है, हो सकता है आपकी समझ ना आए तो मैं समझा देता हूँ। तो इसकी पहली अवस्था क्या है कि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। बच्चा सोचता है आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो बात मान लेता है। जैसे पापा ने कहा कि वहाँ से वो बुक उठा के लाओ, ठीक है, बच्चे को पता है कि यदि नहीं लाओगे तो आपकी पिटाई होगी, आपको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो आज्ञा का पालन कर लेता है। इस स्टेज को बोलते हैं दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये दंड से बचने के लिए नैतिकता बच्चे ने दिखाई है। ठीक है, इसकी ही सेकंड स्टेज कौन सी है,
साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। अब ये क्या होती है? यदि किसी कार्य के बदले कुछ मिलता है, पापा ने कहा है आपसे कि 1 गिलास पानी लेके आओ और आपको बदले में 5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आल्सो कोल्ड, जैसे को तैसे, या फिर गिव एंड टेक। आप मुझे पानी ला के दो, मैं आपको 10 रुपये या 5 रुपये दूंगा, ठीक है। पहले पॉइंट में लिखा है कि यदि किसी कार्य के बदले कुछ लाभ प्राप्त होता है तो कार्य नैतिक है। तो नैतिकता बच्चे ने कैसे दिखा रहा है? जब उसे लाभ हो रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ हो जाती है आपकी पहली स्टेज खत्म। अब आ जाती है आपकी सेकंड वाली स्टेज, उसे बोलते हैं परंपरागत स्तर या फिर प्रथागत या रूढ़िगत। परंपरागत स्तर या प्रथागत या रूढ़िगत स्तर। पहला था 0 से लेकर 9 वर्ष, ये है 9 से लेकर 12 वर्ष। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, तीनों में 2 अवस्थाएं होंगी। पहली अवस्था परस्पर एक रूप अभिमुखता, यानी कि लिखा है नाइस बॉय नाइस गर्ल। जैसे बच्चे से काम कराने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे की तारीफ कर देते हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, तुम तो बहुत अच्छे बाबू हो, ऐसे बोलते हैं ना, फटाफट से ये लेके आओ, बहुत अच्छे हो तुम तो। तो बच्चा क्या करता है? नैतिकता दिखाता है। किस लिए? शाबाशी पाने के लिए, अपने जो सामने वाले की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नैतिकता दिखाता है, ठीक है। तो नाइस बॉय नाइस गर्ल मैंने लिखा हुआ है कि किसी बच्ची की तारीफ़ कर देते हैं तो वो तारीफ़ पाने के लिए, अच्छा बनने के लिए सामने वाले की नज़रों में नैतिकता दिखाता है। बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की होती है। वही मतलब हुआ इस बात का कि बड़े ने तारीफ़ कर दी, अच्छा बताया आपको कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो उसकी बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है, खुद उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, इसलिए वो नैतिकता दिखा रहा है। इसी की आपकी आ जाती है 4th वाली स्टेज। 2 पहली में पढ़ी है हमने, 2 इसमें पढ़ रहे हैं। 4th वाली अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब ये क्या है? अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें लिखा है समाज का नियम सर्वव्यापी है, हमें मानना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में पालन करना पड़ेगा। समाज का कोई रूल है, ठीक है, जो कि हमें हर हालत में मानना है, किसी भी हाल में पालन करना है। ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, या कुछ भी है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो ये आ जाता है इसके अंदर, अधिकार संरक्षण अभिमुखता के अंदर। अब चलते हैं आगे। अब लास्ट स्टेज आ जाती है, 9 तक पढ़ा है ना, 12 वर्ष तक पढ़ा है हमने। उत्तर परंपरागत स्तर। सबसे पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, और ये सबसे बाद वाला है उत्तर परंपरागत स्तर, 12 वर्ष से आगे। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे स्लाइड को। हाँ, इसमें पहली क्या होती है? सामाजिक संपर्क अभिमुखता। व्यक्ति का नैतिक निर्णय बहुमत के विचारों से प्रभावित होता है। बच्चा नैतिकता कब दिखाएगा? मान लीजिए रास्ते में क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं किसी की, ठीक है, किसी की पिटाई कर रहे हैं, तो अधिकतर लोग इसमें क्या कर रहे हैं? पीटो पीटो, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, इसकी पिटाई करो, ये बहुत अच्छा काम है। तो अधिकतर लोग क्या कह रहे हैं? पिटाई करो, बहुत अच्छा काम है इसकी, ठीक है, इसने चोरी की है, इसकी पिटाई करो। तो बच्चा अपना नैतिक निर्णय किसके अकॉर्डिंग लेगा? दूसरों के अकॉर्डिंग लेगा, कि ज़्यादा लोगों ने क्या कहा है, ये कहा है कि अच्छा है, सही काम किया पिटाई करके, तो उसकी नैतिकता बहुमत के विचारों से प्रभावित रहती है। जो लोग ज़्यादा मत दे देंगे उससे प्रभावित रहेगी। लेकिन इसके बाद वाली स्टेज उल्टी है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुख। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुख। बच्चों का नैतिक निर्णय उसके अंतरात्मा पर निर्भर करता है। लोगों ने चाहे कुछ भी कहा हो कि ये ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या करेगा? अपने अंतर्मन से सोचेगा, उसकी अंतरात्मा जो कहेगी वही वो उसकी अंतरात्मा को जो ठीक लगेगा उसी को नैतिक कार्य मानेगा, ठीक है। ये थी स्टेज। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है कि जो कोहलबर्ग का ये सिद्धांत था, इसकी लोगों ने, काफ़ी सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी आलोचना भी की। आलोचना किस लिए की वही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो कोहलबर्ग ने नैतिक उत्तर केवल लड़कों से प्राप्त किए, ये भी गलती है। जो इन्होंने प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, नैतिक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, उसके लिए जो इन्होंने उत्तर प्राप्त किए, प्रयोग किए, केवल लड़कों से प्राप्त किए, लड़कों के ऊपर प्रयोग किए। इन्होंने लड़कियों को इंक्लूड नहीं किया उसमें।
लड़कियों की सोच अलग होती है, लड़कों की सोच अलग होती है, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था साथ में, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए इनकी आलोचना हुई। सेकंड, इन्होंने अपना नैतिक सिद्धांत यूरोपीय संस्कृति के आधार पर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ बच्चे यूरोपीय संस्कृति के और कुछ बच्चे अदर संस्कृति के भी इनको लेने चाहिए थे, तो इस वजह से इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आपका कोई सजेशन या सुझाव है क्लास से संबंधित तो आप वीडियो में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, या जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक से जाके। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आपको अलग अलग एग्ज़ाम की टाइम टू टाइम अपडेट्स और PDF मिलती रहती है। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप चाहें तो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हमें इंस्टा पर भी फॉलो करके मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में फेसबुक का भी आपको लिंक दिया गया है, फेसबुक पे भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।